हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रोफेसर पर। पिछली वीडियो में हमने यूपी पीसीएस सन 2021 का पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने 76 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट 74 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो का पार्ट सेकंड होगा। हमने प्रत्येक वीडियो दो पार्ट में बनाई है। जैसे हमने सन 2023 का यूपी पीसीएस सन 2023 का पेपर डिस्कस किया था, उसको भी हमने दो पार्ट में बनाया था। यूपी पीसीएस सन 2022 का पेपर डिस्कस किया था, उसको भी दो पार्ट में बनाया था। आप अगर चाहें तो उन वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। उन वीडियो में हमने हैक्स और ट्रिक्स भी बताई थी कि हम किसी क्वेश्चन को अगर हमसे नहीं आता है तो हम किस तरीके से उसको डील कर सकते हैं और कैसे हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और अगर आपको ये हैक्स और ट्रिक्स अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 77 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? तो सक्रिय परिवहन के, निष्क्रिय परिवहन के, परासरण के या प्रसार के। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, परासरण के। परासरण की क्रिया क्या होती है कि अधिक सांद्रण से, जो नमक का सांद्रण होता है, नमक के अधिक सांद्रण की तरफ जो है कम सांद्रण से पानी आना जो होता है वो परासरण कहलाता है। जैसे ये एग्जांपल आप खीरे के तौर पर समझ सकते हैं। जब हम खीरे पर नमक लगाते हैं तो ऊपर की तरफ जो है नमक का सांद्रण बढ़ जाता है, मतलब नमक ऊपर की तरफ हो जाता है, और अंदर की तरफ नमक का सांद्रण बहुत कम होता है, मतलब होता ही नहीं है। तो वो पानी जो है अंदर की तरफ से बाहर की तरफ आता है। तो यहाँ पर उस क्रिया को हम परासरण क्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट 78, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसाई नावर झील या सुरिनसर मानसर झील। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सुरिनसर मानसर झील। ये जो है ये रामसर साइट जो है ये है जम्मू कश्मीर में। ये जम्मू कश्मीर की रामसर साइट है, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर की रामसर साइट है। सूर सरोवर जो है ये आगरा की है, समसपुर जो है ये रायबरेली की है, और सरसाई जो है ये इटावा की है। तो आप ये उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स हैं, आप उन्हें याद कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख भी लीजिए। जैसे नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ये एक रामसर साइट से उन्नाव की है। समान पक्षी विहार मैनपुरी की है। समसपुर रायबरेली की है। पार्वती अर्गा जो है गोंडा की है। सांडी हरदोई की है। सरसाई नावर झील इटावा की है। सूर सरोवर आगरा की है। ऊपरी गंगा ब्रजघाट से नरोरा तक की है। और बखीरा जो है संत कबीर नगर की है। हैदरपुर मुजफ्फरनगर और बिजनौर की है। तो ये 10 की 10 रामसर साइट है, आप इसको याद कर लीजिए, ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती रही है। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल टेक्रियोलस या ब्रोंकियोलस, पल्मोनरी सिराएँ या ओलोविलाई। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अल्वियोलाई। नेक्स्ट 80, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? हम की भावना, क्षेत्र, सांस्कृतिक विविधता, आत्मनिर्भरता। तो 80 का जो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सांस्कृतिक विविधता। जो ग्रामीण क्षेत्र में होती है हम की भावना भी होती है, क्षेत्र उनका होता है एक विशेष क्षेत्र, और आत्मनिर्भरता होती है, मतलब शहरी की तुलना में आत्मनिर्भरता वहाँ पर ज़्यादा होती है ग्रामीण में। तो फिलहाल सांस्कृतिक विविधता बहुत कम मिलती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 81, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो ग्रेमिनी, मोरेसी, मालवेसी या एस्किलिपेडिसी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट। 81 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोरेसी। यहाँ पर जो मैंने रामसर साइट्स के बारे में बताया था, तो आप रामसर साइट्स को मतलब डिटेल में बहुत सारी देख सकते हैं। इस समय वर्तमान में जो है 80 रामसर साइट्स हैं, और 80 रामसर साइट्स को आप याद कर लीजिए, क्योंकि किसी भी रामसर साइट्स का नाम लेकर पूछा सकता है ये किस राज्य की है, या कूट में आ सकता है कि रामसर साइट्स का मिलान कीजिए। तो इस तरीके से तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की तो मैं बता चुका हूँ, समन, सूर सरोवर, सरसाई, नवाबगंज, समसपुर, सैंडी, पार्वती, अपर गंगा, हैदरपुर, बखीरा। इसके अलावा बिहार में केवल एक है, कांवर लेक है। और ये जो हमने ऑप्शन में दी थी ना इन्होंने, तो ये सुरिनसर मानसर जम्मू कश्मीर की हो गई, होकेरा हो गई, बुलर हो गई, हाईगम हो गई, सालबुग हो गई। तो ये जम्मू कश्मीर की हो गई सारी। इसके अलावा जो पंजाब की हैं, नांगल हो गई, हरीके हो गई, कंजली हो गई, रोपण हो गई, इस तरीके के ये पंजाब की हैं। सुल्तानपुर भिंडावास हरियाणा की हैं। तो ये इस तरीके से आप सारी की सारी रामसर साइट याद कर सकते हैं। 80 के 80 रामसर साइट्स आपको याद होनी चाहिए, कोई सा भी क्वेश्चन कभी से भी बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? तो ऑप्शन नंबर ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसके अलावा आप जो अधिनियम होते हैं, 1919 का अधिनियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया पीसीएस में। 1935 का अधिनियम है, इसको अच्छे से देख लीजिए। 1813 का अधिनियम है, 1833 का अधिनियम है, और एक 1809 का अधिनियम है।
इन अधिनियमों को तो आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इन अधिनियमों से बार बार क्वेश्चन पूछाते रहे। जो प्रीवियस ईयर का जो सन 2022 का हमने पेपर एनालाइज किया था, तो वहाँ पर 1935 के अधिनियम के बारे में पूछा गया था। जो सन 2023 का जो पेपर एनालाइज किया था, उसमें 1919 के अधिनियम के बारे में पूछा गया था। यहाँ पर 1861 के बारे में पूछ लिया। तो मतलब बाकी थोड़ा बहुत तो सबके बारे में देख लीजिए, बट इन पर विशेष ध्यान दे दीजिए। नेक्स्ट 83, ये असर्शन और रीजन का। असर्शन क्या बोल रहा है? पारिस्थितिकीय तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। और रीजन बोल रहा है मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो यहाँ पर आपको मैं 2 ट्रिक बताता हूँ कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं पता, बाकी तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट अगर कुछ नहीं पता तो कैसे कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो इसको इन्होंने अभिकथन दे रखा है, पारिस्थितिकीय तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, तो ये नहीं है। जब कोई भी चीज़ निगेटिव सेंस के साथ आती है, मतलब निगेटिव बात कर रही होती है, तो उस समय जो 99% केस में वो विकल्प जो होता है ऑप्शन गलत हो जाता है। मतलब पारिस्थितिकीय तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। कैसा संभव हो सकता है कि एक दूसरे पर निर्भर नहीं हो? तो मतलब निर्भरता तो आपस में एक दूसरे पर रहती है, चाहे पारिस्थितिकी हो कहीं भी हो। तो ये मतलब निगेटिव बात है, तो निगेटिव बात हमेशा गलत होती है। और इसका रीज़न है मानव क्रियाओं से। वैसे तो ये वाले जो असर्शन और रीजन के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर हमें इसमें से एक विकल्प में अगर हम गलत निकाल लें तो आंसर बिल्कुल हमें सामने से मिल जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि एक ही विकल्प ऐसा दे रखा होता है। अगर फिर भी यहाँ पर अगर आप रीजन का समझना चाहें तो मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो जहाँ पर भी ये प्रभावित वर्ड आता है, ये प्रभावित वर्ड इतना पॉजिटिव होता है कि ये कभी रॉन्ग होता ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे 0.11% पड़े या 0.00% पड़े, कहीं ना कहीं प्रभाव किसी न किसी चीज़ का किसी न किसी चीज़ पर पड़ता ज़रूर है। तो जहाँ भी कोई चीज़ किसको प्रभावित करती है, या इसके प्रभाव से ये होता है, या ये किसके प्रभाव से होती है, तो ये वहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन आपके राइट होते हैं। तो ये प्रभावित वाला वर्ड जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। जहाँ पर भी आप प्रभावित वर्ड देखिए वहाँ पर उसको राइट मानकर चलिए, ठीक है। क्योंकि आप अगर यहाँ पर आप मेरी बात मत मानिए, आप खुद प्रीवियस ईयर में एनालाइज करके देखिए। मतलब प्रीवियस ईयर में जाइए, क्वेश्चंस को देखिए और उनको खुद एनालाइज करिए, तो वहाँ पे अप्लाई करके देखिए, तो आपको ये मिलेगा, ये हमेशा राइट मिलेगा। जो प्रभावित वर्ड होता है हमेशा राइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें बताई हैं। जब निगेटिव सेंस में बात हो रही होती है तो हम गलत होता है। ये 0.1% में सही भी हो सकता है, बट 99.9% में ये हमेशा रॉन्ग ही होगा। और ये वाला तो 100% जो है राइट ही होगा। प्रभावित वाला 100% राइट होगा। आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, इसको अप्लाई करके देखिए, तो ये राइट होगा, ये रॉन्ग होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 84, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट सन 2021-22 में शामिल की गई हैं? तो आत्मनिर्भर, ये सन 2021-22 का जो बजट का क्वेश्चन था, मैंने बताया था कि बजट आप केंद्रीय बजट तो देखेंगे, क्योंकि सन 2023 में केंद्रीय बजट पर बहुत ज़्यादा वेटेज रहा था। तो लेकिन हम यूपी बजट भी नहीं छोड़ सकते, तो यूपी बजट को भी आप देख कर जाइए कि कौन सी योजनाएं नई शामिल हुई हैं, कितना बजट बना, कौन सी योजना पर कितना खर्च हुआ है। तो यहाँ पे ये सन 2021 के पेपर में पूछा गया था उस समय के बजट का क्वेश्चन। तो आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, युवा उद्यमिता विकास अभियान। तो जो इसका आंसर था 84 का जो आंसर था वो था ए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये आत्मनिर्भरता वाला था, एक सक्षम पोषण वाला था और एक मुख्यमंत्री प्रवासी वाला था। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट था इसका 84 का। नेक्स्ट देखते हैं 85, ये जो है प्रपात है, जलप्रपात। तो जलप्रपात हमें पता होना चाहिए कि कौन सा जलप्रपात कहाँ पर है। तो जैसे इसमें पूछा था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये जरूर ध्यान दिया करिए कि हमसे पूछा हाँ या नहीं। तो हमारा 1-2 क्वेश्चन इसमें ऐसे भी गलत हो सकते हैं, तो इसलिए इस पर अच्छे से ध्यान दिया करिए, ठीक है। हुंडरू जलप्रपात ये है स्वर्णरेखा नदी पर, बिल्कुल ठीक है। चचाई प्रपात ये बिहार नदी पर है। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल ठीक है। बूढ़ा घाघ प्रपात ये कांची नदी पर नहीं है, ये बूढ़ी नदी पर है, ठीक है। आप यहाँ से याद कर लिए, बूढ़ी नदी पर है ये। बूढ़ा घाघ प्रपात जो है बूढ़ी नदी पर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ प्रपात देखना चाह रहे हैं, जैसे अगर हम इन्हीं को देखें तो सबसे पहले जो मध्य प्रदेश में जो था ये नर्मदा का धुआंधार, तो देखो ये है धुआंधार प्रपात। इसके अलावा यहाँ पर कपिल धारा भी है, ठीक है। चचाई फॉल्स भी यहीं पर ही है। इसके अलावा यहाँ के बहुत पूछे जाते हैं, जैसे एक कर्नाटक का पूछा था कुंचिकल, जोग, ये दूध सागर, ये गोवा का दूध सागर, ये भी बहुत पूछा जाता है। और इसके अलावा और भी देख सकते हैं आप कि जो भी जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, चुलिया इंपॉर्टेंट है, मीनर फॉल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इस तरीके का आप जलप्रपात सारे याद कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी आगे नेक्स्ट किसी भी एग्जाम में कूट में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 86, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यहाँ भी हमें नहीं पूछा। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट के ठीक है पाया जाता है उसमें। दूध का खट्टा होना तो ये नाइट्रिक अम्ल, ये बिल्कुल करता, आपने पढ़ा होगा, ये पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। दूध का जो खट्टा होता है वो लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है, ठीक है। यहाँ पे बाकी अगर आपको मक्खन का ही पूछ ले तो मक्खन में कौन सा अम्ल का कारण होता है? मक्खन में ब्यूटारिक अम्ल, एक ब्यूटारिक अम्ल होता है, तो ब्यूटारिक अम्ल के कारण होता है, ठीक है, मक्खन। तो जो दूध जो खट्टा होता है वो होता है लैक्टिक अम्ल के कारण, ठीक है। इसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं, तो वो दूध को खट्टा करते हैं, ठीक है। दूध से दही का बनना भी लैक्टोबैसिलस के कारण होता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है, ना कि नाइट्रिक अम्ल। तो ये गलत हो जाएगा। अमाशय में जो रस पाया जाता है हाइड्रोलिक HCl पाया जाता है, पता ही होगा आपको कि HCl पाया जाता है अमाशय में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो एसिटिक अम्ल पूछा तो इसमें कुछ सिट्रिक अम्ल भी पूछ लेता है,
और टाटरिक अम्ल पूछ लेता है, जैसे टाटरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में, पाया जाता है। सिट्रिक जो पाया जाता है नींबू में पाया जाता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल जो सिरके में पाया जाता है। तो ये आप यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, राइट। नेक्स्ट 87, यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत दिए हुए हैं और उनके देश दिए हुए हैं। तो ज्वालामुखी पर्वत का देश समय जो है मैच करना। तो माउंट रेनर, तो माउंट रेनर कहाँ का, तो ये हो जाएगा USA का। माउंट एटना, एटना हो जाएगा इटली का। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर तो मिल गया हमें 87 का, जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राइट, ठीक है। और जो सी का जो हो जाएगा वो माउंट पेरिकुटिन मैक्सिको हो जाएगा। माउंट एपो फिलीपाइंस हो जाएगा, ठीक है। फिलीपींस या फिलीपाइंस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको जैसे यहाँ पर मैंने भाई फिर ट्रिक, अगर आप यहाँ पर ट्रिक अप्लाई करना चाहें, जो मैंने पहले पेपरों में बता रखी है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं, मैंने डिटेल में चर्चा कर रखी है इसकी। तो यहाँ पर आप 2 का 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं और यहाँ पर आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी मतलब आप यहाँ से कंफर्म तौर पे ये तो नहीं लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप जैसे शुरू से चलें तो हम क्या करते हैं, जैसे आप जो सेम ऑप्शन से शुरू होते हैं हम पहले उन्हें चुनते हैं, 4 4 4। तो आप इसे आसानी से इससे एलिमिनेट कर सकते हैं, पहला विकल्प एलिमिनेट हो जाएगा। इसके अलावा हम सेकंड का सेकंड नहीं लेते हैं, ये दूसरा विकल्प एलिमिनेट हो जाएगा। और फिर हमें जो है बी और डी ऑप्शन में हमें एक चुनना होगा। तो बी और डी ऑप्शन के हिसाब से अगर हम चुनेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट का फर्स्ट यहाँ पे ज़्यादा मैच कर रहा है, थर्ड का थर्ड यहाँ पे मैच कर रहा है, तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन आसानी से चुन सकते हैं। नेक्स्ट 88, निम्न में से कौन सा LPG का मुख्य अवयव है, हेक्सेन, ब्यूटेन, पेंटेन या मीथेन। तो 88 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, ब्यूटेन। बाकी प्राकृतिक गैस का मीथेन होता है, ठीक है, याद रखना। प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव होता है वो मीथेन होता है। बाकी अगर किसी भी गैस का पूछा तो मतलब किसी भी तरीके का पूछा तो मीथेन ही होता है वहाँ पे आंसर। बाकी यहाँ पे याद रखना LPG का जो होता है ब्यूटेन होता है। अच्छा, LPG में जो हमें सुगंध आती है, जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, जो सुगंध आती है वो किसके कारण आती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा था, तो एथिल मरकैप्टन के कारण, एथिल मरकैप्टन के कारण, ठीक है, ये भी याद रखना। 89, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, मतलब उसकी सहायक नदी नहीं है। तो पुनपुन नदी गंगा नदी का हिस्सा है, जलांगी नदी गंगा नदी का हिस्सा है, अजय नदी गंगा नदी का हिस्सा है, जौंक नदी ये गंगा नदी का हिस्सा नहीं है। तो आप यहाँ पर नदियाँ हैं उनका उद्गम स्थान, उनका मुहाना और उनकी सहायक नदी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं 90, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है mm ऑफ Hg के रूप में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, पार्ट्स प्रति मिलियन के रूप में, ग्राम प्रति लीटर के रूप में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा बोला मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में और यहाँ पे बोला ग्राम प्रति लीटर के रूप में। तो मतलब ये दोनों ऑप्शन जो है सेम थीम सेम टोन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन जो हमने इन दोनों में ही होना चाहिए, हम इस तरीके से सोच सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन हमसे नहीं आता। तो इसका जो फिलहाल जो आंसर था 90 का बी था, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। नेक्स्ट 91, सरस आजीविका मेला सन 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था, पटना, लखनऊ, रायपुर, नोएडा। तो 91 का जो ऑप्शन नंबर डी राइट था, जो उस समय का करंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट 92, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन। तो ये इसका आप अगर कांतो, ये थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो कहाँ की टोन आ रही है, तो ये जापान की आ रही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दक्षिण कोरिया से कभी क्वेश्चन नहीं पूछता, बाकी चीन से, जापान से और सॉरी दक्षिण कोरिया से नहीं, उत्तरी कोरिया से, उत्तरी कोरिया से UPPCS क्वेश्चन नहीं पूछता। तो यहाँ पे आप जापान केवल इस अगर आप इसके टोन को समझेंगे तो कांतो वर्ड जो है जापान से, इस तरीके के वर्ड जो जापान से संबंधित होते हैं। तो 92 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 93, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ सन 2020 के निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया था। तो ये ज़्यादा बहुत डीप हो जाता है, इसे आप करंट में उस समय के करंट में दिया होगा ये। तो 93 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नवंबर सन 2020 में। नेक्स्ट 94, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून सन 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई गई। तो 94 का जो ऑप्शन नंबर था वो था शाहजहाँपुर, एक चौरी चौरा, रामपुर, बलिया। अच्छा, इन्होंने शाहजहाँपुर क्यों दिया था, अगर आप राम प्रसाद बिस्मिल से संबंधित दो चीज़ें अगर जानना चाहें तो राम प्रसाद बिस्मिल का जो जन्म हुआ था वो शाहजहाँपुर में हुआ था, इसलिए वहाँ पर ये जयंती मनाई गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती। तो जयंती कहाँ मनाई जाएगी, या तो उनका जहाँ पर जन्म हुआ या उनसे जुड़ा हुई कोई जगह हो। और उन्होंने चौरी चौरा ऑप्शन क्यों दिया था, तो चौरी चौरा ये जगह जो है ये गोरखपुर में है, चौरी चौरा जो जगह है ये गोरखपुर में। और गोरखपुर में क्या हुआ था, गोरखपुर में जो है राम प्रसाद बिस्मिल को जो है फांसी दी गई थी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर उन्होंने चौरी चौरा भी डाल दिया, रामपुर का कोई मतलब नहीं है और बलिया का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने शाहजहाँपुर दिया था। शाहजहाँपुर में जो है जो 49 लोगों को फांसी हुई थी, जिसमें एक राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खां थे, रोशन सिंह थे और राजेंद्र लेडी थे। उसमें से जो रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल, इन तीनों का जन्म जो शाहजहाँपुर में हुआ था। और इन्हें जो फांसी अलग अलग हुई थी, कभी कभी ये भी पूछ लिया था कि किससे फांसी कहाँ पर हुई थी। तो जो है इन्हें राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर हुई थी, गोरखपुर में हुई थी। और जो अशफाक उल्लाह खां को कहाँ पर हुई थी, अयोध्या फैजाबाद में हुई थी।
और इसके अलावा जो है राजेंद्र लड़ी को कहाँ पर हुई थी, वो लखनऊ में हुई थी। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। 94 का फिलहाल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 95, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग या विलियम बेंटिक? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विलियम जोन्स। 95 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सर विलियम जोन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 96, संदर्भ 50 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका अभिप्राय है कि देश को संदर्भ 50 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा। इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। मैंने बताया था कि जब दो ऑप्शन वाले जो सेंटेंस होते हैं, जो दो ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिए होते हैं, दो ऑप्शन वाले क्वेश्चन जब दो ऑप्शन वाले दिए होते हैं तो उसमें ना 3-4 तरीके की कंडीशन बनती है। एक तो पीसीएस का एक रूल है कि वो सामान्यतः दोनों क्वेश्चन जो दोनों ऑप्शन देता है वो बिल्कुल ठीक देता है। दूसरा, अगर किसी एक ऑप्शन में फैक्ट दिया हो और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल जनरल हो तो उसमें जो फैक्ट वाला गलत होता है, जनरल वाला राइट होता है, ठीक। एक तीसरी कंडीशन बताई थी मैंने कि अगर दोनों में ही फैक्ट दिए हों, दोनों ही ऑप्शन में फैक्ट दिए हों, लेकिन एक में मल्टी फैक्ट दिया हो और एक में सिंगल फैक्ट दिया हो, तो मल्टी फैक्ट वाला राइट होता है, सिंगल फैक्ट वाला रॉन्ग होता है। तो मैंने ये 3-4 कंडीशन बताई थी। अगर आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहले वाला जो ऑप्शन देखेंगे, उसका अभिप्राय है कि देश को संदर्भ 50 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा। तो अगर आप इसके आधार पर काटे, वैसे ये गलत नहीं है, संदर्भ 50 के ही बारे में जिक्र कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल राइट होगा इसके हिसाब से। बट ये अगर आप इसे भी देख कर काट देते तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बट ये इसके हिसाब से नहीं है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या है, इसका अभिप्राय है कि देश को संदर्भ 50 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसी कोई भी संभावना है कि शून्य हो जाए, मतलब उत्सर्जन ही ना हो, ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है। इसका जो नेट जीरो का जो मतलब था, नेट जीरो का मतलब ये था कि हम जितना इमिशन कर रहे हैं, मतलब जितना उत्सर्जन कर रहे हैं, उतना ही हम उसका अवशोषण भी कर सकें, मतलब उसकी तुलनात्मक तौर पे हम उसी को मैनेज कर सकें, मतलब बैलेंस कर सकें कि अगर हम 10,000 टन कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं तो 10,000 कार्बन टन को हम कहीं ना कहीं अवशोषित करके उसका जो संग्रहण कर सकें। तो मतलब वो नेट जीरो रहेगा, मतलब वो बढ़ेगा नहीं वायुमंडल में कार्बन। और कार्बन बढ़ने से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस होती है ये, तो ग्रीन मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ता है हमारे वायुमंडल का। तो इसलिए ये जो है उसे नेट जीरो का लक्ष्य ये रखा गया था, उसे शून्य तक लाना नहीं रखा गया था, उसे बैलेंस करना रखा गया था। तो इसके हिसाब से अगर आप फैक्ट के हिसाब से भी इसे काट देते तब भी ये जो है ठीक हो जाता आपका विकल्प। बट ये जो यहाँ पे शून्य की वजह से गलत था, ठीक है। और हाँ, इसका सेकंड विकल्प देखिए, इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जनरल सेंटेंस है, तो ये तो इसका राइट होगा ही होगा, ठीक है। वैसे भी यूपीपीसीएस का एक रूल है कि वो दोनों विकल्प रेयर ही केस में जो है राइट रॉन्ग देता है, वरना दोनों राइट ही देगा या एक राइट देगा उसमें से, ठीक है। तो कभी भी ना तो एक ना तो दो, बहुत ही ज़्यादा रेयर केस, जब आपको पूरा कन्फर्म हो कि यहाँ दोनों ही गलत होंगे तभी चुनना, वरना इसको नहीं चुनना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 97, ये अभिकथन और कारण का है। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये भी देखो नॉलेज का क्वेश्चन है। आर्टिकल हम 75 पढ़ते हैं, आर्टिकल 75 का 3। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर बोला लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है, तो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर आपको असर्शन और रीजन का एक सबसे मजे की बात ये है, अगर आप इसमें से एक ऑप्शन फाइंड कर लेते हैं तो आंसर आपको तुरंत मिल जाता। तो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन का फॉर्मेट ही ऐसे होता है। न इसका सेकंड पढ़ते हैं, रीजन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघ की सरकार में मंत्री बनने के पात्रता रखते हैं। हाँ, तो चाहे लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, तो दोनों के जो सदस्य हैं वो मंत्री बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 98, संघीय बजट संदर्भ 21-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? तो ये पूछा था 98 का, जा 12 पर, 25 पर, 20 पर या 29 पर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 29 पे। ये इस समय का करंट में था, संघीय बजट में दिया था। देखो बजट से क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब इस बार भी उत्तर प्रदेश का बजट और केंद्रीय बजट अगर दोनों को हम जो है कंबाइन कर दें तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, कम से कम 5 से 6। मैंने कुछ स्पेशल टॉपिक बताए थे, यहाँ पर मैं एक बार और बोल दे रहा हूँ। जैसे एक होता है जनगणना, इससे हर बार कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक HDG, अगर आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो कम से कम इससे भी हर बार 3 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा एक और संघीय बजट, संघीय और राज्य बजट दोनों से अगर मिला लिया जाए तो इससे भी कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपके लगभग ना तो अगर आप एवरेज अगर आप 4 क्वेश्चन उठा लेते हैं तो आपके जो है 12 क्वेश्चन यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। इन 3 टॉपिकों से आप 12 क्वेश्चन राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन 3 टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं 99, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। अगर आपने ये पढ़ा होगा तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। और जो इसको नियुक्त करता वो करता राज्यपाल।
याद रखना ये राज्यपाल नियुक्त करता है और उसको हटाया जाता है उच्चतम न्यायालय की जांच के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। तो 99 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 100, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो काला सागर के तट पर मतलब जो है काला सागर से लगी सीमा है, तो ये पूछ लेता है, काला सागर से पूछ लेता है, लाल सागर से पूछ लेता है, कैस्पियन सागर से पूछ लेता है, मेडिटेरियन सी से पूछ लेता है, एड्रियाटिक सी से पूछ लेता है, उत्तरी सागर से पूछ लेता है। तो ये आपसे पूछ लेता है, तो आप इनके जितने भी जो देश इनसे सीमा साझा करते हैं तो उनके आप याद कर लीजिए। तो इसमें जो सीरिया, टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सीरिया। अगर यहाँ पर आप देखें तो ये ब्लैक सी है, तो ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्री लगती हैं? तो ये यूक्रेन लगता है, रसिया लगता है, जॉर्जिया लगता है, टर्की लगता है, बुल्गारिया लगता है, रोमानिया लगता है। तो ये 6 कंट्रियाँ इसमें जो है बॉर्डर शेयर करती हैं। बट आप इसको ऐसे याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक है, अगर आप ट्रिक से याद करना चाहें तो इसको, अगर आप ट्रिक का नाम याद कर लिए ऐसा टी एंड बर्गर, टी एंड बर्गर, यहाँ पे जो ई जो है इसका स्मॉल बनाना, टी एंड बर्गर, ठीक है। ये इसकी ट्रिक है, टी एंड बर्गर, इतना याद रखो, टी एंड बर्गर। तो टी से क्या हो जाएगा? टी से हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। जो सॉरी टी से जो हो जाएगा यहाँ पे टी एंड बर्गर में टी से हो जाएगा तुर्की, बी से हो जाएगा बुल्गारिया, यू से हो जाएगा यूक्रेन, आर से हो जाएगा रोमानिया, जी से हो जाएगा जॉर्जिया और आर से हो जाएगा रसिया, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, टी एंड बर्गर, टी एंड बर्गर, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, टी एंड बर्गर, ठीक। तो तुर्की, बुल्गारिया, यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया और रसिया, ठीक है। ये 6 देश हैं, 6 के 6 देश आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अब यहाँ से आपसे काला सागर से पूछा गया तो हो सकता है ये रिपीट ना करें, तो आपसे कैस्पियन सागर का पूछा जा सकता है। तो कैस्पियन सागर से कौन से देश लगते हैं? रसिया, रसिया के अलावा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के अलावा तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के अलावा ईरान, ईरान के अलावा अजरबैजान, ठीक है। तो इसकी जो ट्रिक है इसकी है तारीख, तारीख, ठीक है। तारीख से तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे टी का मतलब तुर्कमेनिस्तान, वहाँ पे जो टी का मतलब है टर्की है, याद रखना, ठीक है। तो ये टी का मतलब तुर्कमेनिस्तान, ए का मतलब है यहाँ पर अजरबैजान, आर का मतलब रसिया, आई का मतलब ईरान और के का मतलब कजाकिस्तान। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। दोनों की ट्रिक दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। जो काला सागर की ट्रिक है, काला सागर से लगे देशों की ट्रिक जो है वो है टी एंड बर्गर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, टी एंड बर्गर। और जो कैस्पियन सागर से लगे देशों की ट्रिक है वो है तारीख, तारीख, ठीक है। तो इसमें टर्की, बुल्गारिया, यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया, रसिया, और यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान और कजाकिस्तान, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए। इसके अलावा जो है जो रेड सी से ही पूछ लिया था, तो इसकी ट्रिक है डेजी, DEESS तो जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया और सऊदी अरब और यमन। तो ये आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। इस तरीके की प्रत्येक की ट्रिक है, हम एक अलग वीडियो बना देंगे, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाकर डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 101, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में उनके भारत के आने के कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 101 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन आए थे? सेकंड में राल्फ फिच, फिर विलियम हॉकिंस, और इसके बाद आए थे निकोलस डाउंटन थर्ड पे, और सर टॉमस रो आए थे बिल्कुल अंतिम में, ठीक है, 4th नंबर पे, ठीक है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। 101 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट, ठीक। नेक्स्ट 102, पूंजी निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूंजी निर्माण की प्रक्रिया वस्तु और वित्तीय संस्थाओं को प्रभाविता पर निर्भर करती है। देखो यहाँ पर भी प्रभाविता बढ़ाया, मैंने ऊपर भी बताया। तो ये तो हम 100% मानकर चलेंगे, ये राइट ही होगा, ठीक है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। तो निवेश जब तक नहीं करोगे तो पूंजी निर्माण कैसे होगा? पूंजी निर्माण का मतलब मशीनीकरण, ये मशीनीकरण कैसे होगा? तो निवेश हमें करना ही पड़ेगा। तो पूंजी निर्माण का मतलब मशीनीकरण से आप समझ सकते हैं। तो ये प्रभाविता से ठीक हो जाएगा, और ये बिल्कुल एक जनरल सेंटेंस है, आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। 103, जैवमंडल और अवस्थिति, मतलब कौन सा जैवमंडल कहाँ पर? तो केवल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, आप उनको कंठस्थ कर लीजिए। जैसा मैंने वहाँ पर बताया कि रामसर साइट्स हैं वो 80 हैं, उनको भी याद कर लीजिए। राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क होते हैं उनको भी याद कर लीजिए, और जो यूपी के स्पेशल वन्य जीव अभयारण्य पक्षी विहार यूपी वाले भी याद कर लीजिए। और यहाँ पर जो बायोस्फीयर रिजर्व जो 18 हैं, ये MAB प्रोग्राम के तहत आए थे 1971 में, यूनेस्को ने शुरू करे थे। ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। यूनेस्को ने शुरू करे थे 1971 में, MAB प्रोग्राम के तहत आए थे, ठीक है। जिसमें 12 जो है यूनेस्को साइट में भी शामिल है इसमें से, ठीक है। और जो है ये 18 टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व में। तो आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, एक सेपरेट वीडियो बना रखी है 2 मिनट की, तो आप उसे भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो सिमलीपाल है, हमें ये इसने जो कूट को देखना है, ठीक है। जैसे नंदा देवी उत्तराखंड का हो गया, नौकरेक मेघालय हो गया, सिमलीपाल उड़ीसा हो गया, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। तो इसके हिसाब से हो जाएगा ए का 4
और बी का थर्ड, ठीक है, ए का 4 बी का थर्ड, तो हम इन 2 ऑप्शन पर पहुँच गए। और फिर हो जाएगा सी का फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगर हम एलिमिनेशन ट्रिक लगाएं तो यहाँ पे एलिमिनेशन ट्रिक से हम फर्स्ट का फर्स्ट नहीं लेते हैं, तो ये एक एलिमिनेट हो जाएगा, बस यहाँ पर एक ही एलिमिनेट हो पा रहा है, बट ये आपको हेल्प जरूर करेगा हर विकल्प में किसी हद तक, मतलब क्वेश्चन पर पहुँचने का हेल्प जरूर करेगा, चाहे 25 करे, 70 करे या 100% करे, बट हेल्प जरूर करेगी ट्रिक, ठीक है। इसके अलावा अगर आप 18 का 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व देखना चाहते हैं तो यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट हिमाचल का है, जो नंदा देवी उत्तराखंड का हो गया, कंचनजंगा सिक्किम का हो गया, दिहांग और दिबांग जो हो गया अरुणाचल का हो गया, डिब्रू साइखोवा और मानस या सम के हो गए, नौकरेक मेघालय का हो गया, सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल का, सिमलीपाल उड़ीसा का, शेषाचलम आंध्र प्रदेश का, नीलगिरी तीनों के बॉर्डर पर है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के, गल्फ ऑफ मन्नार जो है तमिलनाडु के नीचे है, और अगस्त्य मलाई ये केरल के बॉर्डर पर है, और ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार पे है। इसके अलावा पंचमढ़ी, पन्ना, अजनाकमार, अमरकंटक ये तीनों मध्य प्रदेश में, एक रन का कच्छ ये गुजरात में। ये 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में, आप इनको याद कर लीजिए, कभी भी आ सकते हैं पेपर में, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? भगत सिंह तो थे ही, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका में थे। छबिलदास, यशपाल, तो ये नाम भी आप पढ़ लेते हैं अगर आप जब पढ़ते हैं तो स्पेक्ट्रम, जब आप पढ़ते हैं तो स्पेक्ट्रम में ये नाम लिखे हुए हैं, यशपाल भी है, भगत सिंह भी है और छबिलदास भी है। यहाँ पे जो है अंबिका चक्रवर्ती नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। वैसे भी ऐसी कंडीशन में अगर कोई अलग सेपरेट सबसे बड़ा विकल्प हो या अलग दिख रहा होता तो उसका वही आंसर होता है, अगर आप तुक्का लेते हैं तब, वरना जो है ये तो नॉलेज के बेस पर हो जाएगा, ठीक है। तो 104 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूरब दिशा की ओर सही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पश्चिम से पूरब ये दिशा हो गई, आप जानते होंगे, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ होता है, ठीक है। तो पश्चिम से पूरब दिशा, तो यहाँ पर आप इसका जो आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा सुमात्रा, जावा, लोम्बेक और बाली। सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बेक, जावा, सुमात्रा, लोम्बेक, बाली, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बेक, ठीक है। इसे अगर आप याद करने की ट्रिक कैसे देख सकते हैं, तो आप सबसे पहले आपको सबको पता होता है कि सुमात्रा सबसे इधर है, सुमात्रा के बाद फिर जावा, यहाँ से आप कैसे याद कर लेंगे, जावा का बा ले लीजिए, बा से बना दीजिए बाली, और फिर ला, इसका ला ले लीजिए लास्ट का, ला से बना दीजिए लोम्बेक। तो ये क्रम याद करने का ट्रिक है, ठीक है। लोम्बोक, सुमात्रा, जावा, जावा का बा उठा लीजिए बाली, और बाली का ला उठा लीजिए लोम्बोक, ठीक है। तो ये इसके याद करने की ट्रिक है। और अगर आप इसे मैप में देखना चाह रहे हैं तो ये सुमात्रा है, ये जावा है, ये बाली है, ये लोम्बेक है, ठीक है, लोम्बोक। नेक्स्ट देखते हैं, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो इसका आप जो आंसर मान के चलेंगे चिल्का मान के चलेंगे, लेकिन इन्होंने जो PCS ने माना था यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी माना था, सांभर, बट इन्हें यहाँ पर एक वर्ड लिखना चाहिए था इनलैंड की सबसे बड़ी झील है ये, ठीक है, वरना आप चिल्का ले सकते हैं। तो फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर हम बी मानकर चलेंगे, सांभर। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? मतलब भारत में कौन सा नगर निगम सबसे पहले स्थापित हुआ था, कहाँ पर? कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में या दिल्ली में? तो 107 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मद्रास में, सबसे पहले मद्रास में स्थापित हुआ था। 108, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? डेवलपमेंट एंड फ्रीडम, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, होम इन द वर्ल्ड, द आइडिया ऑफ जस्टिस। तो 108 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैंने बताया था ये पुस्तक जो होती है, कोई भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कोई नई पुस्तक है, जो पुस्तकें जो होती हैं हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, इससे एक क्वेश्चन कन्फर्म तौर पर एक पुस्तक का आना है। और जैसे गुन्नार मेडल का आया था 2023 में, तो ये पुस्तक का एक नया क्वेश्चन पूछता जरूर है। तो आप करंट की जो भी पुस्तक चल रही है उनको याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट 109, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का प्रचलित सूचकांक है। BSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन किया जाता है? तो 20, 30, 25 या 10? तो इसका 109 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट, 30। जो BSE होता है, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है हमारे यहाँ का BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें जो कितनी कंपनियाँ? 30। और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसमें कितनी है? 50 कंपनियाँ, याद रखना। तो यहाँ पर BSE का पूछा तो हो सकता है NSE का पूछ ले, तो NSE में कितनी है? 50 कंपनी है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं 110, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। तो ये हम सबको पता होता है। प्रथम तो जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे प्रथम राज्यपाल हो, चाहे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हो, प्रथम विधान परिषद अध्यक्ष हो, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हो, प्रथम राज्यसभा अध्यक्ष हो, प्रथम चुनाव आयुक्त हों, प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त हों, तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री हों, इस तरह के प्रथम जो भी हैं आप सबको याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन भी एक कम से कम बन जाता है। तो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपने पढ़े होंगे तो सुकुमार सैनी थे। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी ही थी। तो ये आप जो है इसका हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट। एक और बात, दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा? देखो ये फिर आ गया जनगणना से।
तो जनगणना से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन हर बार पूछता है। तो इसमें हमीरपुर हो गया, हाथरस हो गया, हरदोई हो गया, हापुड़, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हापुड़। और सबसे बड़ा कौन सा है? लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा जिला हापुड़ है, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है, ठीक है। इसके हिसाब से कभी जनघनत्व के बारे में पूछ लेता है, तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व किस जिले का है? तो गाजियाबाद का है। सबसे कम जनघनत्व किसका है? तो ललितपुर का है। इस तरीके से भी पूछ लेता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है? तो वो प्रयागराज की है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है? तो जौनपुर का। इस तरीके के कहीं कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, कि साक्षरता कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ का है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है, तो ये सब चीज़ें पूछ लेता है। तो आप इनको भी याद कर लीजिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हापुड़। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? तो डॉक्टर वेणुगोपाल ने, विलियम हार्वे ने, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, विलियम बैट्रिक ने। तो 112 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, ठीक है। नेक्स्ट 113, मिकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है, बिल्कुल सही है। चाइना की अधिकांश नदियों का उद्गम जो है चाइना की इधर की जो साउथ एशिया की, ये सब तिब्बत के पठार से होता है, ठीक है। तिब्बत का पठार है, वहाँ से होता है। मिकांग नदी का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। तो देखो मैंने कल भी एक ट्रिक बताई थी, जब ऑप्शन वाला जो लाइन वाले होते हैं, जिसमें हम मतलब जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, उसमें हम ना सोच सकते हैं कि ये कौन सा सही हो सकता है, कौन सा गलत हो जाए। जो फैक्ट सिंगल फैक्ट वाले में थोड़ा जो एलिमिनेशन ट्रिक लगाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, बट यहाँ पे हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। कोई भी ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन होता है, मैंने बताया था, ज्योग्राफी में कोई भी जब लोकेशन दे रखी होती है, ज्योग्राफी में जब लोकेशन कोई भी दे रखी होती है, तो ये 100% केस में, 99 में 100% केस में, मतलब बहुत ही रेयर केस में ही सही देता है, वरना 100% केस में ये जो है लोकेशन हमेशा गलत ही देता है। जैसे दक्षिण कंबोडिया, उत्तरी कंबोडिया, या उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तरी, ये इस तरीके की जो लोकेशन देता है ये हमेशा गलत देता है। तो इसका ये जो है सेकंड गलत हो जाएगा, फर्स्ट राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और मैंने बताया था डी वाला ऑप्शन तो बहुत ही रेयर केस में देता है, दोनों गलत। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर आप मिकांग नदी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है ये तिब्बत के पठार से निकलती है। तिब्बत के पठार से निकलते हुए यहाँ के सभी देशों से निकल के जाती है, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, इन सबसे। और यहाँ पर कहाँ डेल्टा बनाती है? ये अपना वियतनाम में मुहाना बनाती है अपना, ठीक है, ना कि कंबोडिया के दक्षिणी भाग में। तो ये वियतनाम में अपना मुहाना बनाती है मिकांग नदी। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? फॉलिक अम्ल, नियासिन, राइबोफ्लेविन या रेटिनॉल। अब देखो ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर पूछा। हम क्या करते हैं, विटामिन ए किसके लिए? रतौंदी के लिए। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। तो 114 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो ये है उससे ही का, विटामिन ए की बात ही कर रहा है, ये विटामिन ए की ही बात कर रहा है ये। तो विटामिन ए का जो होता है ना, होता है रतौंदी। तो ये रतौंदी का होता है कि अगर हमारी दृष्टि में कोई दोष हो जाता है तो रतौंदी रोग हो जाता है। तो ये पूछा वही है, रतौंदी ही पूछा, बट थोड़ा सा घुमा कर पूछा कि सामान्य दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो रेटिनॉल। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है। राइबोफ्लेविन मैंने कल बताया था, राइबोफ्लेविन किसका होता है? B2 का, ठीक है। नियासिन किसका होता है? B3 का, निकोटिनामाइड या नियासिन, ठीक है। और फॉलिक अम्ल होता है विटामिन B9 का, ठीक है। तो ये भी आप याद कर सकते हैं, मैंने कल ही बताया था। 115, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे अपनी शरारत छोड़ गए। ये कथन किसका है? सोमनाथ लाहिड़ी का, जवाहरलाल नेहरू का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, एन जी रंगा का। तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ये इन्होंने जो है ये इस तरीके का आप कथन बार बार आते रहते हैं और ये रिपीट होते रहते हैं। तो सबसे मजे की बात है ये रिपीट होते रहते हैं, तो आप इनका याद कर लीजिए। जैसे और एक कल डॉक्टर एस राधाकृष्णन का बताया था, वो है 2-4 कथन है। जैसे एक मैं पक्का समाजवादी हूँ, ये जवाहरलाल नेहरू का है, वो वाला कथन भी रिपीट होता रहता है। तो 2-4 कथन है, आप इनको अच्छे से देख लीजिए, यही बार बार आते रहते हैं। नेक्स्ट 116, वैश्विक शांति सूचकांक सन 2021 के अनुसार निम्नलिखित में विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा रहा? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। तो 116 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यूरोप। अगर आप यहाँ पर कॉमन सेंस से भी सोचेंगे तो अफ्रीका तो हो ही नहीं सकते, यहाँ पर तो बड़े तख्ता पलट होते रहते हैं, कूप होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ठीक है। दक्षिण अमेरिका भी इतना शांत नहीं है, यहाँ पे भी जो है अशांति फैली रहती है। अगर इन तुलना में देखें तो हर मामले में जो शांति लेंगे, हर मामले में यूरोप सबसे अव्वल रहता है। तो मतलब यहाँ पर आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं यूरोप, ठीक है। और जितने भी सूचकांक होते हैं, जैसे जो भी है HDP हो गया, शांति सूचकांक हो गया, विकास सूचकांक हो गया, तो ये सारे सूचकांक भी आप याद कर लीजिए, रैंकिंग भी पूछी जाती है उनकी, ठीक है। कम से कम भारत के सारे याद कर लेना। फिर अगला है अविकथन और रीजन का। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। तो आप मतलब यहाँ पर देखो एक्सट्रीम वर्ड सभी कि जो है मानव शरीर जो है अपने जो जितने भी विटामिन की ज़रूरत पड़ती है तो सभी विटामिन का संश्लेषण करना, ऐसा हो सकता है? मैंने बताया था ये एक्सट्रीम वर्ड होते हैं। ऑल मतलब सभी, पूरी तरीके से, सभी, प्रत्येक, ठीक है। तो ये सभी जो है यहाँ से आप अगर आपको कुछ नहीं पता तो कि सभी, यार ऐसा कैसे हो सकता है एक आध विटामिन ऐसा हो कि जो हमारा शरीर नहीं बना पाता हो, हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता हो, तो जो हमारे शरीर में नहीं बनता हो, तो ऐसे एक आध विटामिन तो हो ही सकता है इतने सारे विटामिन में। तो यहाँ पर जो एक्सट्रीम वर्ड है, तो एक्सट्रीम वर्ड को हम देखते ही काट देते हैं और इस तरह का आंसर जो हम निकाल लेते हैं ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें एक ही विकल्प को एलिमिनेट करते हैं हमारा आंसर आ जाता है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, तो विटामिन अनिवार्य होते हैं। हम पढ़ते हैं कि विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर हमने एलिमिनेशन ट्रिक कैसे लगाई, मानव शरीर के लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता, तो सभी का नहीं करता, ये सभी की वजह से गलत हुआ, ठीक है, सभी का नहीं करता, हमारा शरीर सभी विटामिन नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 118, सुगम्य भारत अभियान संबंधित है दिव्यांग व्यक्तियों से, बाल स्वास्थ्य से, महिला सशक्तिकरण से, वंचित लोगों से। तो 118 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट हो जाएगा, दिव्यांग व्यक्तियों से, सुगम्य भारत, ठीक है। मतलब यहाँ से आप गम में से भी थोड़ा सा सेंस लगा सकते थे, तो दिव्यांग व्यक्तियों से। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये एक अदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है। तो यहाँ से एक ही ऑप्शन से राइट हो सकता है। अगर यहाँ पे भी अगर आप दोनों सही चुनते हैं, दोनों गलत चुनते हैं, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी। तो यहाँ पर केवल एक ही जो है राइट हो सकता है, या तो अदिश हो सकती है या सदिश हो सकती है। तो वैद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 119 का ए। अच्छा, अदिश और सदिश राशि का जो याद करने में बड़ी दिक्कतें पड़ती हैं, तो मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि अदिश राशियाँ जो सामान्य जो वाह होता है, जो वाह वाली जो राशियाँ होती हैं, सभी राशियाँ जो सदिश होती हैं, याद रखना, पहले ढंग से सुनना इसको, कि जो वाह वाली राशियाँ होती हैं वो सब सदिश राशियाँ होती हैं, वाह वाली। बट उसके कुछ एक्सेप्शन है, मतलब कुछ अपवाद हैं जो जिनमें वाह भी होता है, बट वो जो है अदिश राशियाँ होती हैं। तो मैं वाली राशियाँ बता दे रहा हूँ, बस उनको आप याद कर लीजिए। बाकी जहाँ भी आपको वाह दिखे वो सारी की सारी राशियाँ जो होती हैं वो सदिश होती हैं। जैसे अदिश कौन कौन सी होती है इसमें, जो एक्सेप्शन कौन सी है इसके अपवाद कौन से हैं, जिनमें वाह है लेकिन वो जो है अदिश राशियाँ हैं। दोबारा सुन लीजिए, जो वाह वाली राशियाँ होती हैं वो सब सदिश होती हैं, जिसमें भी वाह लिखा हुआ हो, ठीक है। बट कुछ जो है इसके अपवाद हैं जिनमें वाह होने के बाद भी वो अदिश हैं। तो कौन कौन सी हैं वो, एक तो लंबाई है, ठीक है, लंबाई में वाह है बट जो है एक अदिश राशि है, ठीक है। एक द्रव्यमान है, ये ना आप नोट भी कर लीजिए, लंबाई, द्रव्यमान, एक घनत्व है, आपने चेक भी कर लेना, एक विशिष्ट ऊष्मा है, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान, घनत्व, एक विशिष्ट ऊष्मा और वैद्युत विभव, ठीक है, जो हमसे पूछा गया, वैद्युत विभव और एक आवेश, लंबाई, द्रव्यमान, घनत्व, विद्युत ऊष्मा, वैद्युत आवेश, ठीक है। ये सब जो है वाह होने के बाद भी जो है ये जो है अदिश राशियाँ हैं, ठीक है। और जिनमें वाह नहीं होता वो सारी की सारी राशियाँ जो, जिनमें वाह नहीं होता, जिनमें वाह नहीं होता वो सारी की सारी राशियाँ जो होती हैं वो जो होती हैं वो अदिश होती हैं, अदिश। बस इसके भी अपवाद हैं। इसका अपवाद क्या, अगर अपवाद देखना चाहे तो जिसमें वाह नहीं है लेकिन वो फिर भी सदिश है, तो एक आघूर्ण होता है, आघूर्ण, एक प्रेरणा होता है, आप पढ़ा होगा फिजिक्स में आपने, और एक आयाम होता है, आघूर्ण, प्रेरण, आयाम। तो आप इस ट्रिक से आप समझ सकते हैं कि जिसमें वाह होता है वो सब सदिश राशि होती हैं। उसके कुछ अपवाद हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, घनत्व, विशिष्ट ऊष्मा, विद्युत धारा और वैद्युत आवेश। एक वैद्युत धारा भी होता है, वैद्युत धारा, आप इनसे जाकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, एक वैद्युत धारा। तो इतनी राशियों को आप लिख सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं, और यहाँ से आप जो है इसकी ट्रिक से आप कर सकते हैं, ठीक है, बड़ा आसानी से। मतलब कोई सी भी राशि पूछ लीजिए आप सब सदिश है, अदिश है, कि बल कौन सी है, तो आप बल में बारह है, सदिश हो गई, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से कोई भी अगर आपसे पूछ ले कि कार्य एक अदिश राशि है, क्योंकि कार्य में बार नहीं आ रहा है, तो मतलब कोई सी भी राशि आपसे पूछ लिया जाए कि बस इन्हें आप अपवाद याद कर लीजिए और ये याद कर लीजिए, तो कोई सी भी राशि पूछ लिया जाए कि विकृति कौन सी है, तो सदिश राशि है, तो कोई भी पूछ लिया जाए, ठीक है, तो ये एक अदिश राशि है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 120, भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। तो आप सबको पता है कि जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपने पता, नीलगिरी पे डोडा बेट्टा चोटी, ठीक है। राजस्थान की जो ये राजस्थान का जो अरावली पहाड़ है, गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। नागालैंड की सारामती और मध्य प्रदेश की धूपगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश की जो धूपगढ़ है, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, ए का 4 और बी का 3, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एलिमिनेशन ट्रिक लगाते हैं तो देखो एलिमिनेशन ट्रिक से कितना आसानी से हो जाता है। अगर हमें कुछ नहीं पता, हम केवल एलिमिनेशन ट्रिक लगाएंगे आंखें बंद करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेकंड का सेकंड आप एलिमिनेट कर देंगे, 4 का 4 खत्म। इसमें हम थर्ड का थर्ड एलिमिनेट कर देंगे, खत्म। थर्ड का थर्ड एलिमिनेट कर देंगे, सेकंड का सेकंड, खत्म। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट। मतलब बिल्कुल आंखें बंद करके हम ए का फर्स्ट नहीं लेते हैं, बी का सेकंड नहीं लेते हैं, सी का थर्ड नहीं लेते हैं, डी का फोर्थ नहीं लेते हैं। मैंने इसके बताया था इसमें से आपके 10 में से 7 क्वेश्चन गारंटेड बिल्कुल ठीक होंगे, और हो सकता है ये 7 क्वेश्चन आपसे जो 3 क्वेश्चन नहीं, मतलब 3 क्वेश्चन जिसमें ट्रिक अप्लाई नहीं हो रही हो वो आपसे सारे के आते हों, तो हो सकता है इसमें आप 100% पूरा रिजल्ट हो जाए इसका कूड वालों में, ठीक है। हमें ऐसा कुछ नहीं पता और हमें तुक्का लेना हो तो आप तो तुक्का थोड़ा ले सकते हैं। अगर आपको इसमें से एक भी पता तो फिर कंफर्म ही हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमें कुछ भी नहीं पता, हमें कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा, हमें ट्रिक ही लगानी हो, तो हम बी का सेकंड नहीं लेंगे, सी का थर्ड नहीं लेंगे, सी का थर्ड नहीं लेंगे, ए एलिमिनेट, बी एलिमिनेट, सी एलिमिनेट, डी आंसर हो गया, हटो। इसका मतलब सीधे लगा के निकल जाओ, ठीक। तो 120 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब 121, एक अनवीनीकृत ऊर्जा स्रोत है, मतलब जो है नॉन रीन्यूएबल,
मतलब जो नवीनीकरण और अनवीनीकरण ये ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, नवीनीकरण वह ऊर्जा स्रोत होते हैं जो ना बार बार जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, जो कभी समाप्त नहीं हो सकते, जो हमेशा रहेंगे। जैसे सौर ऊर्जा हमेशा रहेगी, जब तक पृथ्वी रहेगी सौर ऊर्जा रहेगी। जल ऊर्जा हमेशा रहेगी, क्योंकि जल को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, बस उसका रूप परिवर्तित किया जा सकता है। पवन ऊर्जा हमेशा रहेगी, क्योंकि वायुमंडल हमेशा रहेगा, क्योंकि अगर वायुमंडल नहीं रहेगा तो पृथ्वी भी नहीं रहेगी। ठीक है। और जो अनवीकरणीय होते हैं, जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, वो जो होते हैं वो समाप्त हो जाएंगे एक ना एक दिन। कहते हैं कि समाप्त हो जाएंगे। जैसे कोयला एक निश्चित सीमा तक ही है, पेट्रोलियम एक निश्चित सीमा तक है, प्राकृतिक गैस एक निश्चित सीमा तक है, एक समय खत्म हो जाएंगे। खनिज मिनरल कहाँ तक ढूंढोगे, तो लगातार कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। इसी वजह से तो कि अदर प्लेनेट पे ढूंढ रहे हैं, जैसे मंगल पे अदर जाकर पानी ढूंढ रहे हैं, अदर जाकर कुछ खनिज ढूंढ रहे हैं, मिनरल ढूंढ रहे हैं। ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, पेट्रोलियम, बायोगैस। तो ये आपको पता ही है रिन्यूएबल है सारी, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोगैस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पेट्रोलियम हो जाएगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है। सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये जो है रिन्यूएबल है, और कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल ये नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है। नेक्स्ट, संदर्भ 19-20 में निम्नलिखित देशों में से किसे भारत व्यापार शेष अधिक सर्वाधिक रहा था। तो संदर्भ 19-20 में अधिक व्यापार अधिक जो रहा था सर्वाधिक किसके साथ रहा था। ठीक है। तो 122 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यूएसए। याद रखना, हम जो है व्यापार घाटे में हमेशा किसके साथ रहते हैं, हमेशा घाटे में रहते हैं, तो चीन के साथ। चीन के साथ हमेशा हम व्यापार घाटे में रहते हैं, और यूएसए के साथ, मजे की बात है, हम यूएसए के साथ व्यापार आधिक्य में रहते हैं। ठीक है। मतलब 99% केस में आधिक्य में ही रहते हैं, 19-20 की बात नहीं है, वैसे आधिक्य में ही रहते हैं, और चीन के साथ हमेशा हम घाटे में ही रहते हैं, तो ये याद रखना। नेक्स्ट 123, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया, संदर्भ 3, संदर्भ 5, संदर्भ 4, संदर्भ 6। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट, 123 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट, सन 2004। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया, होटा समिति कब गठित हुई थी, तो सन 2004 में। ठीक है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी, 124 का क्वेश्चन। अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो ये 1952 में हुआ था, 92 में सॉरी। क्योटो प्रोटोकॉल ये हुआ था 1997 में। मॉन्ट्रियल 1987 में हुआ था। ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आया था, ये आया था क्योटो प्रोटोकॉल में। कार्बन क्रेडिट का मतलब ये था कि प्रत्येक राष्ट्र के एक कार्बन लिमिट जारी कर दी गई थी। जैसे $1 बिलियन मान लेता हूँ मैं, 1 बिलियन जो है 1 बिलियन टन, 1 बिलियन टन जो है प्रत्येक राष्ट्र की अगर हमने लिमिट जारी कर दी, तो जो 1 बिलियन से ज़्यादा उत्सर्जन करेगा उसको जो है वो क्रेडिट कर सकता है, किससे, मतलब खरीद सकता है कार्बन एक पत्र, किससे खरीद सकता है, जो 1 बिलियन से कम कर रहा है, तो जितना उसके पास शेष है वो इसे बेच सकता है। तो ये एक मतलब एक बाजार बना देता है, इसे कार्बन बाजार भी कहते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल में 1997 में। ठीक है। याद रखना, क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट की अवधारणा आई थी क्योटो प्रोटोकॉल में। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है जो ओजोन से संबंधित है, ओजोन संरक्षण से। याद रखना, इससे पहले वियना आया था, फिर मॉन्ट्रियल, फिर किगाली। ठीक। नेक्स्ट 125, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के जो प्राकृत भाषा थी उसके पोषक थे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल जनरल सेंटेंस है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। बताओ इसमें क्या दिक्कत है, प्रोत्साहन मिलने में क्या, वो तो कहेंगे लड़ाई झगड़े को प्रोत्साहन मिला था, हम उसे भी मानकर चलेंगे। तो मतलब प्रोत्साहन तो किसी भी चीज़ को मिल सकता है, लड़ाई को, झगड़े को, अच्छे पक्ष को। अच्छे पॉजिटिव बात तो इतनी मतलब 100% सिक्योरिटी के साथ हो जाती है, ये तो कन्फर्म ही हो गया कि 100% राइट ही होगा। तो यहाँ पर तो लोक पक्ष को तो प्रोत्साहन हर राज्य देता है, तो ये तो कन्फर्म ही था सेकंड। और फर्स्ट भी प्राकृत भाषा का अपने थोड़ा सा ही पढ़ाओ। यहाँ पे उन्होंने एक हाल इसके यहाँ पे एक कवि थे जिन्होंने गाथा सप्तशती लिखी थी, याद रखना, गाथा सप्तशती। ठीक है। हाल की गाथा सप्तशती, ये भी याद रखना। सातवाहन शासक थे ये। ठीक है। ये मात्र सत्तात्मक समाज था, ये भी याद रखना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 126, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है, सोडा, जैना, पायरेक्स या क्रुक्स कांच। तो 126 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्रुक्स कांच। ये प्रीवियस में कई बार पूछा गया, तो याद रखना क्रुक्स कांच, ऑप्शन नंबर डी। स्थानीय पवन के नाम और कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, मतलब स्थानीय पवन कौन कौन सी स्थानीय पवनें चलती हैं। ठीक है। तो लेवेस स्पेन, ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, सामल ऑस्ट्रिया। तो 127 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा सामल। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। लेवेस स्पेन में चलती है, ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलती है, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 128, ये जो है राज्यसभा सीटों, ये मैंने ये जो है 2023 के पेपर में पूछा गया था, 2023 से 2022 के पेपर में पूछा गया था, और यहाँ भी पूछ लिया गया, मतलब बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो हमें लोकसभा और राज्यसभा की सीटें पता होना चाहिए, कुल 28 राज्य हैं, तो उनके बारे में पता ही होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमारा जो है हम देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं देखो राजस्थान। तो राजस्थान में कितनी है, राजस्थान में 10 सीटें हैं, गुजरात में 11 सीटें हैं, कर्नाटक में 12 सीटें हैं, पंजाब में 7 सीटें हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी का थर्ड, तो ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट। ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप ट्रिक लगाते हैं तो सेकंड का सेकंड लेंगे, थर्ड का थर्ड लेंगे, तो एक ऑप्शन हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। आप रॉन्ग नहीं होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जब बहुत बड़ा ट्रैप ही होगा तभी रॉन्ग होंगे, वरना नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब गलत पर नहीं जाएंगे आप, अगर ट्रिक के बेस पर चलते तो आप गलत पर नहीं जाएंगे। ठीक है। ये याद रखना।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्यसभा सीटें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कभी भी हरियाणा की 5 हैं, राजस्थान की 10, गुजरात की 11, मध्य प्रदेश की 11, महाराष्ट्र की 19। यहीं पर आप याद कर लीजिए, जैसे महाराष्ट्र की 19 हो गई, तमिलनाडु की 18 हो गई, वेस्ट बंगाल की 16 हो गई। सबसे ज़्यादा जो राज्यसभा सीटें आपको पता ही होगा उत्तर प्रदेश में ही हमारी 31 है, उसके बाद महाराष्ट्र की 19 है, वेस्ट बंगाल की 16 हो गई, ठीक है। और बाकी कुछ छोटे छोटे हैं, जैसे उत्तराखंड की 3, हिमाचल प्रदेश की 3, बिहार की 16 हो गई, कर्नाटक 12, केरला 9। तो ये है, यहाँ पर आप राज्यसभा सीटें याद कर सकते हैं, और इसके अलावा लोकसभा सीटें भी याद कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पे लोकसभा सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो है 80, याद रखना, ठीक है। सन 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया था? सलाव झाओ ने, एमराल्ड फेनेल ने, ली इसाक चुंग ने, थॉमस विंटरबर्ग ने। तो 129 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सिलोए झाओ ने, ठीक है। ये करंट का क्वेश्चन था। और ऑस्कर से संबंधित कोई भी अगर पुरस्कार है तो ऑस्कर पुरस्कार घोषित भी हो चुके हैं, तो देख लेना, ठीक है। तो ऑस्कर पुरस्कार जो भी पिछला हुआ हो उस समय के प्रेजेंट पेपर के हिसाब से, तो वो देख लेना, ठीक। स्थान और जनजाति, अलास्का में कोरियाक, बोर्नियो, पुनान, मतलब कौन सा सम्मिलित नहीं है, हमें ये देखना। तो 130 का जो ऑप्शन नंबर है ए ही रॉन्ग है, अलास्का में कोरियाक नहीं पाई जाती है, ठीक है। बोर्नियो में पुनान पाई जाती है, अरब मरुस्थल में रुबाला, स्वीडन में लैप्स पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 131, पंचायती राज निम्न समितियों में से, ये कम से कम हर बार पूछा गया। संदर्भ 23 में इससे मतलब क्रम तो नहीं पूछा गया था, बट जो है पंचायती राज से क्वेश्चन बनाया था उन्होंने, पंचायती राज से हर बार क्वेश्चन बनता, बनना तो क्रम भी है, ये जो क्रम जो लगाना पूछता लगभग हर पेपर पूछा। संदर्भ 21 में पूछा, संदर्भ 22 में पूछा, उससे पहले संदर्भ 18 में पूछा, तो मतलब कई बार पूछा जाता रहा, ये बार बार पूछता रहा। तो मैंने कई बार बता भी चुका हूँ इसे। तो सबसे पहले कौन सी थी? BR मेहता समिति, मतलब बलवंत राय मेहता समिति, ये बनी थी 1957 में। फिर आई थी अशोक मेहता समिति, ये बनी थी 1977 में। फिर आई थी GV राव समिति, ये बनी थी 1985 में। और सिंघवी समिति बनी थी 1986 में। यहाँ भी देख सकते हैं, आप इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, बैग ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, आप इसे ट्रिक इसकी है। और वरना आप यहाँ पर क्रम से याद कर सकते हैं। ये जो है 57, 1957 हो गई, 1977, 1985, 1986 और 1989, थुंगन जो है 1989 में, ठीक है। तो सबसे BR मेहता थर्ड वाला हो जाएगा, ये इसका फर्स्ट हो जाएगा, इस पर सेकंड पे आ जाएगा, तो थर्ड फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। 132, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है? तो किसके? प्रधानमंत्री द्वारा, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम पार्लियामेंट देता तो हम कुछ सोचते भी, तो वरना प्रधानमंत्री क्यों ही करेगा, प्रधानमंत्री ऐसे काम करते नहीं है। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय का तो कोई मतलब ही नहीं दूर दूर तक। राष्ट्रपति इस तरीके का काम नहीं करता, मतलब कार्यों का विस्तार, उसका वेतन भत्ते, ये चीज़ें ये लोग नहीं करते हैं। तो इसमें तो हम सिक्योर तरीके से ऑप्शन नंबर डी पे पहुँच सकते हैं, उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा, ठीक है। तो 132 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट, ठीक है। 133, सबसे पहले ऑप्शन असर्शन, जब मैंने ये गंगा नदी तंत्र पढ़ाया था तो वहाँ पर इस बात का मैंने डिस्कस करा था तीस्ता नदी के बारे में, तो ये बिल्कुल सही है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, बहुत पहले लाखों साल पहले हुआ होगी, तो ये गंगा की सहायक नदी थी, ठीक है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो आप यहाँ पे मैंने कहा था, ये भी बिल्कुल जनरल सेंटेंस, दोनों बिल्कुल ठीक है, और क्योंकि लगा कर पढ़ लीजिए, क्योंकि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल ब्रह्मपुत्र की। तो आजकल ब्रह्मपुत्र की क्यों बन गई? क्योंकि नदी अपहरण जो है हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, मतलब उससे रिलेट कर रहा है। अगर रिलेट कर रहा है तो इसका जो है ए और आर दोनों सत्य है, और आर की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 134, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या? तो हम जानते हैं कि वित्त आयोग जो है आर्टिकल 300 वित्त आयोग जो है आर्टिकल 280 में है, वो 324 में जो था वो निर्वाचन आयोग है, ठीक है। वित्त आयोग जो है 280 में है, और इसका जो कार्य जो है वो वित्त का बंटवारा करना है। तो सबसे प्राइम कार्य जो है उसका वित्त है, फाइनेंस है, उसका बंटवारा करना, ठीक है। तो संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना। वित्त आयोग से संदर्भ 23 हो, चाहे संदर्भ 22 हो, संदर्भ 21 हो, संदर्भ 19, 18, मतलब कोई भी पेपर हो आप उठाकर देख लीजिए, मेरी बात पर विश्वास मत कीजिए। जो भी एनालाइज आप जो भी प्रीवियस पेपर हैं उनको उठाइए, उनमें देखिए वित्त आयोग से कम हर पेपर में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए, 1 से 2 क्वेश्चन। तो आप जो चौथा टॉपिक इसे ऐड कर सकते हैं। मैंने एक बताया था जनगणना, SDG बताया था, SDG के बाद जो बताया था मैंने, अब ये वित्त आयोग, एक फाइनेंस वाला बताया था, और एक टॉपिक और बताया था। तो इस तरीके से आप 3-4 टॉपिक जो मैंने ऊपर बताए थे उनमें आप देख सकते हैं वीडियो में। तो 3-4 टॉपिक आप इस तरीके के जो इससे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप वित्त आयोग के बारे में अगर बेसिक से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन और भी है इसके बाद। तो वित्त आयोग का क्या, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद 280 में अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग का जो है संविधान में, और भाग 12 में है। इसके अलावा ये अर्धन्यायिक निकाय है, और भारत का राष्ट्रपति हर 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करता है।
वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है। 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष मैंने कल भी बताया था वो हैं अरविंद पनगड़िया, याद रखना, ये पूछा जा सकता है इस बार, अरविंद पनगड़िया। और जो 15वें वित्त आयोग के वो हैं एन.के. सिंह, जो वर्तमान में चल रहा है, ये देखो यहाँ पे एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और 16वां वित्त आयोग गठित हो चुका है, तो अरविंद पनगड़िया उसके अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, पहले वित्त आयोग के पूछे गए, वो पिछले पेपर में पूछे गए, तो के.सी. नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, के.सी. नियोगी, तो ये भी पूछे जाते हैं के.सी. नियोगी। इसके अलावा इसकी संरचना देख लेते हैं, इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, मतलब 5 ईयर के लिए 5 सदस्यों का, ऐसे याद कर सकते हो। और जो फाइनेंस वाला है तो 5 याद रख सकते हैं। ठीक है, 5 ईयर पर गठित होता है और 5 सदस्य होते हैं इसमें, एक अध्यक्ष 4 सदस्य। ठीक है, उनकी योग्यता तय करने का अधिकार, याद रखना, योग्यता तय कौन करता है, इनका संसद करता है, पार्लियामेंट। ठीक है, योग्यता जो है उनकी संसद तय करता है और कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट होता है और इनकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। और इनका जो प्रथम कार्य है, जो उसका जो प्राइम कार्य है वो है केंद्र और राज्यों के बीच आय का बंटवारा करना, तो इतना याद कर सकते हैं। और राज्य वित्त आयोग जो है, राज्य वित्त आयोग का कार्य जो है नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए वित्त का बंटवारा करना, याद रखना, उनके लिए सिफारिश करता है। उसका गठन कौन करेगा, राज्यपाल करेगा प्रत्येक 5 वर्ष पे। इतनी चीज़ें आप याद कर सकते हैं। 135 निम्नलिखित में से कौन सा श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता संदर्भ 19 में सम्मिलित किया गया, तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम और समान परिश्रम अधिनियम। तो ये है समान परिश्रमिक अधिनियम, तो ये जो इसका थर्ड जो नहीं था, तो 1, 2 और 4 इसका आंसर था, तो सी हो जाएगा। ये संदर्भ 19 का क्वेश्चन था, तो फिलहाल अब रिपीट नहीं होगा, करंट का था। निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था, तो मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, एम.ए. अंसारी। तो आपको पता होगा एम.ए. अंसारी जो थे, इन्होंने अध्यक्षता भी करी थी कांग्रेस की 1927 में, जब साइमन कमीशन आ रहा था उस समय करी थी, उसका विरोध करने के लिए, तो एम.ए. अंसारी। ठीक है, नहीं थे, बाकी ये जो है तीनों थे। ठीक है, नहीं पूछा ना, तो एम.ए. अंसारी नहीं थे, यहाँ से देख सकते हैं आप। 137 जनगणना संदर्भ 11 के अनुमानों में अनुसार, जो संदर्भ 11 की जनगणना है उसके अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य था, तो हम सबको पता ही है उत्तर प्रदेश था, सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की थी। और सर्वाधिक जो घनत्व था कहाँ का था, बिहार का था, कितना था 1106। और सबसे कम कहाँ का था, अरुणाचल प्रदेश का, कितना था 17। ये याद रखना, ये चीज़ें पूछी गई हैं, क्योंकि पिछले जो इसी का प्रीवियस पेपर था जो शायद पिछला, तो उसमें जो है सबसे कम जनत्व किस राज्य का था ये पूछा गया था, अरुणाचल प्रदेश का था, याद रखना। ठीक है, 138 डीपीएसपी से क्वेश्चन है ये। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों से, तो ये न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये हमें 1 से लेकर 51 तक आर्टिकल तो समझ लो कंठस्थ कर लीजिए, 51 के का तक, फंडामेंटल ड्यूटी तक। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पूछा कौन सा नहीं है, मतलब सुमिलित नहीं है, ये पूछा, क्योंकि पीसीएस जो है नहीं वाले बहुत पूछता। तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण बिल्कुल ठीक है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि बिल्कुल ठीक है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, अगर आपने पढ़ा होगा, 43 के ए में नहीं है, 43 के बी में है, तो यही इसका रॉन्ग हो जाएगा। पंचायतों का गठन 1940 में ही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एक बात यहाँ पे मैं आर्टिकल तो नहीं बताऊंगा, मैं कई बार बता चुका हूँ, बट ये बता दे रहा हूँ, यहाँ पर ये भी पूछ जाता है कि समाजवादी सिद्धांत में कौन कौन से आर्टिकल हैं, गांधीवादी में कौन कौन से हैं, उदारवादी में कौन से हैं, 3 तरह के हैं। ठीक है, तो ये भी याद कर लेना कि कौन कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है। नेक्स्ट 139 निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिक में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है, तो भारतीय और आर्य, भारतीय और दक्षिण गंगोत्री, भारतीय और मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 139 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भारतीय और मैत्री। अगर यहाँ से आपको कुछ नहीं पता, अगर आप कॉमन सेंस से सोच सकते थे तो क्या सोच सकते थे, जैसा भारतीय 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 3 ऑप्शन में भारतीय, तो सबसे ज़्यादा मतलब इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये हो गई होगा, तो आप यहाँ से इसे एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपने एलिमिनेट कर दिया। इसके अलावा जो आर्य जो 1 माया है, दक्षिण गंगोत्री 1 माया, तो इन दोनों को भी एलिमिनेट आप आसानी से कर सकते थे। मैत्री 2 माया, तो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी इनकी तुलना में ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस तरीके से आप चुन सकते थे, क्योंकि डी हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके थे। ठीक है, डी हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया था, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आप चुन सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो है उस समय के खिलाड़ी और ओलंपिक, इस समय वर्तमान में पेरिस ओलंपिक चल रहे हैं, याद रखना, हो गए हैं और पैरा वाले चल रहे हैं, तो इन्हें याद कर लेना, क्योंकि हर बार पूछ जाते हैं। इसमें पूछा जाएगा गोल्ड किसने जीता, तो इस बार जो है गोल्ड तो हमारी तरफ से कोई नहीं जीत पाया, जो ओलंपिक थे, तो उसमें जो है सिल्वर जीता था नीरज चोपड़ा ने, जेवलिन थ्रो में जीता है। ठीक है, इसके अलावा कांस्य जीते हैं और 1 सिल्वर मिला है, गोल्ड कोई नहीं मिला, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर हुए थे, उसका शुभंकर क्या है, इस तरह की चीज़ें, ध्वजवाहक कौन, समापन में ध्वजवाहक कौन, इस तरीके के। तो पीवी सिंधु ने कांस्य जीता था उस समय, बजरंग पुनिया ने जो था कांस्य जीता था, ना कि रजत जीता था। ठीक है, और मीराबाई चानू ने रजत जीता था, और नीरज चोपड़ा ने उस समय के संदर्भ 20 का जो टोक्यो था उसमें स्वर्ण जीता था। ठीक है, इस बार सिल्वर जीता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका, कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो बी। ठीक है, बजरंग पुनिया ने कांस्य जीता था। नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 में शामिल किया गया, तो इस तरह की संख्या ही पूछ लेता है। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी राइट था, 8। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, एक रिपोर्ट भी पूछता है हर बार, जैसे एक पूछता तो एक रिपोर्ट भी पूछता है, तो पॉपुलेशन रिजल्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो ये हर बार पूछ लेता है। तो आप अगर आपको कुछ नहीं पता, पहला तो आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्ट जो कुछ है, जैसे वर्ल्ड बैंक की याद कर लीजिए, IMF की याद कर लीजिए। ठीक है,
और इसके अलावा जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होती हैं वो याद कर लीजिए कौन प्रकाशित करता है, और भारत की भी कुछ रिपोर्ट्स याद कर लीजिए, ठीक है। और मतलब जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वो सब याद कर लीजिए, ठीक। WHO की रिपोर्ट याद कर लीजिए, ठीक। UNDP की बता ही दिया। और विश्व आर्थिक मंच की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WHO, वर्ल्ड बैंक और IMF, इनकी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक। और एक इसमें एक और शामिल कर लीजिए WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो अगर आपको कुछ नहीं पता तो पॉपुलेशन, यहाँ पर अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो पॉपुलेशन से पॉपुलेशन बना, तो यहाँ पर देख लीजिए पॉपुलेशन, बस बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट आंसर लगाइए और निकल जाइए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है संदर्भ 22 में डिट्टो सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया और ये बार बार रिपीट होता रहता, तो इसको तो आप देख लीजिए, यहीं से याद कर लीजिए। सबसे पहले रागमाला, तो रागमाला पुंडरीक विट्ठल, रसकुमुदी श्रीकंठ, राग विबोध जो है सोमनाथ, और चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकटरमन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए का जो है थर्ड फोर्थ, तो थर्ड फोर ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे एलिमिनेशन ट्रिक लगानी है, सेकंड का सेकंड लेंगे, सेकंड का सेकंड लेंगे, थर्ड का थर्ड नहीं लेंगे, बी एलिमिनेट और जो है डी एलिमिनेट, और इसके अलावा आप 50-50 में यहाँ पर आ जाएंगे। कभी भी आपको रॉन्ग दिशा में नहीं लेके जाएगी ट्रिक, इतना याद रखना। ये आप डिट्टो पूछा गया था, याद रखना, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 143 का ए, ठीक है, याद रखना, ठीक है। 3, 4 और 1, 2, ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं 144, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। बिल्कुल राइट है कि जब भी कोई नई संसद जो भी नए सदस्य चुनकर आते हैं तो सबसे पहला जो है संयुक्त बैठक को जो वो है संबोधित करता है। उसके अलावा जो प्रत्येक वर्ष का जो सबसे पहला सत्र होता है वो सत्र होता है बजट सत्र, तो बजट सत्र में भी वो जो है संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ठीक है। मतलब दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होगी उसे संबोधित करेगा, ये प्रत्येक साल करेगा। और वो जो एक बार जो करता है वो करता है 5 साल में जब नई पार्लियामेंट चुनी जाती है, ठीक है, जो नए सांसद चुने जाते हैं तो उन्हें संबोधित करता है। सेकंड, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उनके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। बहुत ही जनरल सेंटेंस है, तो ये तो इसका राइट हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। 145, निम्न में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया था। तो विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, OECD या अंकटाड, ठीक है। ये ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करती है, अंकटाड याद रखना, ट्रेड एंड डेवलपमेंट जैसे, ठीक है, UNCTAD अंकटाड होता, तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट यहाँ से याद कर सकते हैं, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करती है अंकटाड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसलिए बता दिया। तो 145 जो है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है। अंतस्थ कलिका, सहायक कलिका, फूल कलिका, वनस्पति कलिका। तो ये आप सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी फूल कलिका, क्योंकि उसका फूल ही होता है वो सूखा हुआ, तो फूल कलिका है, ठीक है। तो ऑप्शन 146 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट। 147, शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करता है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया था। थोक मूल्य सूचकांक, औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, शहरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अच्छा, शीर्षक को क्या बोलते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर दो तरह की इन्फ्लेशन होती है, कोर इन्फ्लेशन, एक होती है हेडलाइन इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में जो हम मापन करते समय हम खाद और एक ईंधन, खाद और ईंधन के प्रभाव को हम हटा देते हैं, और हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम सभी को शामिल कर लेते हैं, ठीक है, और पूरी बास्केट को शामिल कर लेते हैं। तो इसके हिसाब से जो हो जाएगा कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब कंबाइंड कर लेते हैं सारे को। और कंबाइंड का मतलब क्या है, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, CPI की बात कर रहा है। CPI में कई तरीके की CPI होती है। एक CPI जो होती है IW होता है, इंडस्ट्रियल वर्कर। एक CPI होता है अर्बन लेबर होता है, UL होता है। एक होता है CPI RL। तो IW इंडस्ट्रियल वर्कर, UL अर्बन लेबर और रूरल लेबर, ठीक है। तो CPI के, तो इन सबको कंबाइंड करके मैंने कहा था हेडलाइन इन्फ्लेशन में सभी इन्फ्लेशनों को शामिल कर लेते हैं। और इसमें जो कोर होता है, एक कोर जो दूसरा बताया, उसमें हम जो ईंधन और ऊर्जा के प्रभाव को हटा देते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका हो जाएगा 147 का ऑप्शन नंबर सी राइट। 148 मैंने देखो पर बताया है, वित्त आयोग से क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में कम से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। 2 से 3 क्वेश्चन तो कन्फर्म तौर पर पूछे ही जाते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल करता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो योग्यताओं का निर्धारण कौन करता है, संसद करता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एक ही इसमें एलिमिनेट करना होता है असेशन रीजन में। तो अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। देखो यहाँ पे देखा, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। यहीं पर आपको दोनों चीज़ आंसर मिल गए, ये राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और योग्यताओं का संसद निर्धारित करता है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 149, आम आदमी बीमा योजना, PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। तो ये आम आदमी बीमा योजना जो हो जाएगा, ये शुरू की गई थी सन 2007 में,
ठीक है। और पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना संदर्भ 21 में जो आत्मनिर्भरता पर जो जोर दिया था संदर्भ 21 में दिया था, आपने सबने सुना होगा। और इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये था संदर्भ 18 में, जिसमें आयुष्मान कार्ड वगैरह आयुष्मान योजना जो चलाई गई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना संदर्भ 16 में आई थी। तो इस हिसाब से इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट। ठीक है। अगर आप यहाँ पे एलिमिनेशन ट्रिक लगाते हैं तो 2 का 2 हट जाएगा और 3 का 3, मतलब एक ही एलिमिनेट हो पा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर भी आप जो है बस एक विकल्प को एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने किसी भी जो कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की कोई अध्यक्षता नहीं की थी। ठीक है। लाला लाजपत राय ने भी करी थी, वो तो शुरुआती समय में कर ली थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस अधिवेशन की थी। सुभाष चंद्र बोस ने तो हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन की थी। ये आप सबको पता ही है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट। इस वीडियो का हमने जो है ये संदर्भ 21 का जो है ये पार्ट सेकंड था। हमने संदर्भ 21 का भी कंप्लीट एनालाइज कर लिया। अब तक हम 3 पेपरों का कंप्लीट एनालाइज कर चुके हैं और डिटेल एनालाइज किया है, जिसमें हमने हैक्स और ट्रिक्स बताई हैं। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे संदर्भ 20 का पेपर की। तब तक के लिए जय हिंद।